हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं टोटल 100 मार्क्स और वो भी बहुत ही कम समय पर। तो जो कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने उसके खुद के नोट्स बनाए हैं बेटा तो आप खुद के नोट्स से भी पढ़ सकते हो, पर इन कंसेप्ट्स को आप अगर करके जाओगे तो मैं ये मान रही हूँ कि 360 में से 100 नंबर आप पक्के करके आओगे। 100 नंबर नहीं भी पक्के करके आए बेटा तो 70 से 80 नंबर आपके गिरी से गिरी हालत में आएंगे। इनमें से मैं ये बात कर रही हूँ कि मतलब कम से कम 8 से 10 सवाल इस कंसेप्ट में से पूछे जाने वाले हैं। तो 100 जो है, तो अगर ये मानो कि अगर आपके आधे घंटे में 100 मार्क्स पक्के हो रहे हैं तो उससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी, तो कृपया करके जो है आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए। दैट इज t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। ठीक है, t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। आप टेलीग्राम में लिखोगे क्या हो गया, ये क्यों मर रहा है, तो t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे ज्वाइन कर लीजिए। ये वाले नोट्स मैं आपको दे दूंगी और नंबर आएंगे बेटा 70-80 नंबर कंफर्म करना चाहते हो तो कृपया करके टॉपिक्स पढ़ लो। तो सबसे पहले जो है बेटा जी, एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है फीमेल का, इस पर क्वेश्चन आता है। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, होता यह है कि जो आपका ओव्यूल होता है, ओव्यूल में बहुत सारी सेल्स होती हैं जिसमें से एक सेल बोलती है, तो जो सारी सेल भरी है बेटा जी, ये भरी है आपकी न्यूसिलस की सेल। न्यूसिलस की सेल का प्लॉइडी लेवल भी पूछा जाता है, तो ये होता है 2n। इसमें से एक सेल बोलती है कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, मुझे मां बनना है, तो इसकी एक सेल को हम क्या कहते हैं, मीगास्पोर मदर सेल। मीगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस से टोटल 4 सेल बनती हैं, इनको मीगास्पोर कहते हैं, जिसमें 3 डिजनरेट हो जाती है, एक फंक्शनल बनता है। और ये जो फंक्शनल मीगास्पोर है, ध्यान से समझिएगा, ये जो फंक्शनल मीगास्पोर एक बचा है, अभी अंदर ही अंदर एक ही इसी सेल के अंदर बेटा जी टोटल 8 न्यूक्लियस बन जाते हैं, जिसमें 3 ऊपर सेटल हो जाते हैं, 3 नीचे सेटल हो जाते हैं, 2 सेंटर पे हो जाते हैं। अब इनके में क्या होती है बेटा जी, सेल्स बनती हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बताओ जल्दी से, इन सेल्स को हम कहते हैं आपके एंटीपोडल सेल्स। यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस के साथ 2 सेल बनती हैं जिनको हम कहते हैं सिनर्जिड। सिनर्जिड आपकी पोलर ट्यूब को बुलाती है। और ये बीच में जो सेल बनती है बेटा जी, इसको हम कहते हैं एग सेल। ठीक है, और ये सेंटर पे सेल बनी जिसमें 2 न्यूक्लियस है, इनको हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो बेसिकली ये एक जो है टिपिकल एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। हर सेल का प्लॉइडी लेवल इसमें एम्ब्रियो सैक के अंदर हेप्लॉइड होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, और आपका जो एम्ब्रियो सैक है यही फीमेल गैमेटोफाइट है, क्योंकि एक्स सेल इज द गैमेट जिसके अंदर ये बना है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। जहां पर आपका ओव्यूल का माइक्रोपाइलर एंड होता है, हमेशा एक्स सेल जो होती है वो वहीं पर होती है, क्योंकि पोलन ट्यूब यहाँ से एंट्री करेगी तो एक्स सेल से फर्टिलाइज कर देगी मेल गैमेट को। ठीक है, तो ये आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन कैसे कैसे है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जो होता है इस पर बहुत सवाल आते हैं। ठीक है, बहुत सवाल, गारंटीड सवाल आने वाला है इसमें। तो पॉलिनेशन क्या है, अगर आप सेम फ्लावर में कर रहे हो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर आप एक ही प्लांट के 2 फ्लावर में कर रहे हो जाइटोनोगेमी। ठीक है, और अगर आप डिफरेंट प्लांट्स में कर रहे हो दैट इज अ ज़ैनोगेमी। पर इस पर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर के ऊपर आता है कि कॉमेलिना ऑक्सैलिस और वयोला, ये 3 ऐसे प्लांट है जिसमें 2 प्रकार के फ्लावर होते हैं बेटा, एक बंद वाला एक खुला वाला। तो बंद वाले में क्या होता है बेटा जी, श्योर शॉर्ट ऑटोगेमी होगी ही, श्योर शॉर्ट ऑटोगेमी होगी ही, सीड बनेंगे ही। पर उसमें एक और चांस भी होता है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़ैनोगेमी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास चास्मोगैमस भी फ्लावर होता है। एक और जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा है कि आउटब्रीडिंग डिवाइस, अगर आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन रोकना है क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, तो हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का अरेंजमेंट खुद ब खुद प्लांट कर लेता है कि मैच्योरिटी लेवल मेल और फीमेल का अलग कर देता है, फीमेल प्लांट को इतना ऊपर कर देता है कि मेल अपने पोलन ग्रेन पहुंचा ही नहीं पाता। तो ये सब अरेंजमेंट होते हैं जिससे आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। ऐसा कर देते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी नेचर खुद ही कर देती कि फीमेल अपने ही पोलन ग्रेन को नहीं पहचान पाता है। तो ये वाला पॉलिनेशन से भी सवाल आएगा। चास्मोगैमस, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इन पर आपको विशेष तौर से ध्यान देना है क्योंकि इस पर सवाल आता है बेटा। ठीक है, अब आ जाओ विंड पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेटिंग एजेंट पे सवाल आता है कि आपके पोलन ग्रेन जो विंड पॉलिनेशन करते हैं, विंड पॉलिनेशन में जब भी विंड मतलब हवा के थ्रू पोलन ग्रेन आएंगे, तो इसमें कैसे मेल और फीमेल होने चाहिए आपको पता होना चाहिए। जिसमें पोलन ग्रेन होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन स्टिकी पोलन होना चाहिए। आपके पोलन जो है वेल एक्सपोज होने चाहिए ताकि एयर में फैल सके। ठीक है, फीमेल कैसी होनी चाहिए, फेदरी होनी चाहिए ताकि वो पोलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। कम से कम एक ओवरी में एक ओव्यूल तो मिनिमम होना ही चाहिए ताकि शॉर्ट शॉर्ट फर्टिलाइजेशन हो ही जाए। आपने कॉर्न को अब देखा होगा जिसमें वो लटकते रहते हैं ना बाल, वो उसके टैसल्स होते हैं जो कि फीमेल पार्ट शो करते हैं। वाटर पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा, वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, अनवेटेबल होना चाहिए, म्यूसिलेज की कवरिंग होनी चाहिए। आपके कई बार ऐसे होते हैं जॉस्टेरा वगैरह जो प्लांट पानी के अंदर होते हैं, उसमें प्लांट जो पोलन ग्रेन होता है वो रिबन लाइक होता है। कोई ऐसे होते हैं जो कि सरफेस पे फर्टिलाइजेशन करते हैं जैसे कि वेलेसिनेरिया। ठीक है, तो प्लांट जो पानी में रहते हैं बेटा, वो भी उसके भी पोलन ग्रेन या कह सकते हैं उसके फीमेल पार्ट को या उसके फ्लावर को सुंदर देखने की जरूरत नहीं है। पर वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है बेटा जो भले ही
प्लांट एक्चुअली ये वो है ना टेरर ऑफ बंगाल, ये बाहर से हमारे लेक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिससे बड़ी डिफिकल्टी हुई हम लोगों को। तो क्या है बेटा कि वाटर हाइसेंथ बड़ा चला के रहता, भले पानी में है पर फर्टिलाइजर वो अपना मुंह जो है वो पानी से बाहर निकाल के इंसेक्ट से पॉलिनेट होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी, है ना, ये नेक्स्ट देखते हैं बेटा जी। बायोटिक पॉलिनेशन में तो इंसेक्ट पॉलिनेशन सबसे ज्यादा आते हैं बेटा। एक एमॉर्फोफिलस पे याद रखिए, एमॉर्फोफिलस क्या होता है, सबसे टॉलेस्ट प्लांट होता है। इसमें क्या होता है, इंसेक्ट जो होता है इसके अंदर अपने अंडे देता है। पता है युक्का एंड मॉथ के बारे में याद रखिए, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप है दोनों का। युक्का एंड मॉथ का मतलब होता है जो युक्का जो होता है युक्का के प्लांट के ओवरी के लोक्यूल में जाके मॉथ अपने अंडे देता है, तो बड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है मीनार्स, जब खत्म होता है मेनोपॉज। ठीक है, इसके डिफरेंट टाइप के फेज हैं। 1 से लेकर 28 दिन का साइकिल है। पहले 5 दिन आपकी ब्लीडिंग होगी, फिर 5 से लेकर 13 दिन आपका यूट्रस प्रिपेयर करेगा कि अब फर्टिलाइजेशन होगा तो हम इम्प्लांट करेंगे। 14वें दिन जो आपकी ओवरी क्या कर रही होती है, ओवर डेवलप कर रही होती है ना, उसको मैच्योर कर रही होती है, ग्राफिन फॉलिकल बना रही है। उस ग्राफिन फॉलिकल के अंदर आपका सेकेंडरी oocyte पड़ा हुआ चेंज हो गया, ओवम की जगह सेकेंडरी oocyte हो गया। ग्राफिन फॉलिकल फटेगा, इसे कहते हैं अपन लोग ओव्यूलेशन। इस समय पर कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा होता है बेटा, LH। 10 टाइम्स LH ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल यहाँ पर भी ज्यादा होता है 5 से लेकर 13 दिन तक, पर यहाँ पे FSH ज्यादा होता है, LH थोड़ा कम। पर 14वें दिन पे LH जो होता है उसका लेवल फाड़ के, आसमान फाड़ के बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड एज LH सर्ज। और यहाँ पर आपकी जो ओवरी होती है बेटा, है ना, वो ग्राफिन फॉलिकल, ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल है वो फटता है, सेकेंडरी oocyte जो है फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक है, 2 किस्मत है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा या तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पर अगले 14 दिन तक बेटा जी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का कोई सिग्नल नहीं है। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, उसके बावजूद आपका जो टूटा हुआ स्ट्रक्चर है ग्राफिन फॉलिकल का, उसे कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये प्रोजेस्टेरॉन निकालने लगता है और स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है वही LH, तो ल्यूटियल फेस कहते हैं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम इसको मेंटेन करता है। प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन आपकी यूट्रस को मोटा करता रहता है कि मेरा बच्चा आएगा मैं उसे इम्प्लांट करूंगा। पर 27वें 28वें दिन ऐसा होता है कि हमको बच्चा नहीं आया, तो अब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन बढ़ जाता है। ये एक्स्ट्रा प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि LH को डाउन करो। जैसे ही LH डाउन होगा बेटा जी, वैसे ही आपका कार्पस ल्यूटियम टूटेगा, प्रोजेस्टेरॉन और ड्रॉप हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप हो जाएगा तो आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में से बेटा जी बहुत सवाल आते हैं। ग्राफिन फॉलिकल, जो फॉलिकल बड़ा हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये सारे फॉलिकल क्या निकालते हैं, ईस्ट्रोजन निकालते हैं। जितना बड़ा फॉलिकल होगा ईस्ट्रोजन उतने ज़्यादा होंगे। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte कहाँ होता है। यहाँ पे देखो, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte होता है, सेकेंडरी फॉलिकल तो प्राइमरी oocyte होता है, पर टर्शरी फॉलिकल में आपका सेकेंडरी oocyte आ जाता है। जो कैविटी बनती है फॉलिकल में, इसे हम एंट्रम कहते हैं, एंट्रम कहते हैं। डन बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने हर फेज में क्या है, देखो मेंस्ट्रुअल फेज में फर्स्ट डे में क्या फर्क पड़ता है, फॉलिकुलर फेज में क्या होता है। देखो मेंस्ट्रुअल फेज में सारे हार्मोन डाउन होते हैं, जबकि फॉलिकुलर फेज में प्रोजेस्टेरॉन को छोड़ के सारे हार्मोन अप रहते हैं। ल्यूटियल फेज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन को ईस्ट्रोजन थोड़ा ज्यादा, प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा होता है, LH भी ज्यादा होता है, इसे यहाँ पर FSH का रोल नहीं है। तो हर फेज में क्या हार्मोन का रोल है बेटा जी, यहाँ पे मैंने लिखा है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा जी आपके जिस पर क्वेश्चन आने वाला है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्म मदर सेल होता है। जैसी प्यूबर्टी आती है हाइपोथैलेमस GnRH निकालता है। GnRH कहाँ जाता है, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या निकालती है, LH और FSH। पिट्यूटरी ग्लैंड जो LH होता है बेटा, इसको हम यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। अब ये कहाँ जाता है बेटा, ये जाता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में एक सेल होती है जिसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल क्या निकालती है, टेस्टोस्टेरॉन। जैसे टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। अब आपके स्पर्म मदर सेल जो है वो बहुत सारे माइटोसिस करके स्पर्मेटोगोनिया बना दी, फिर एक को आपने डेवलप किया, बड़ा किया, मोटा कर दिया, डिवाइड नहीं किया, मोटा किया, इसे कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हमने मियोसिस 1 किया, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो 2n सेल जो है वो हाफ एन हो जाएगी, हाफ एन मतलब nn हो जाएगी। अब इसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इसमें मियोसिस 2 लगाओगे तो 1 से 2 सेल बनेंगे, इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड। ठीक है, ये स्पर्मेटिड। अब देखो स्पर्मेटिड से हमने इनमें पूछ लगा दी तो स्पर्मेटोजोआ बन गया। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने की कहानी को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोजोआ है बेटा, ये सर्टोली सेल से जुड़े हुए हैं। सर्टोली सेल क्या निकालती है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए भी सर्टोली सेल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सर्टोली सेल स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर निकालती है, जिससे स्पर्मेटिड जो है स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है, और फिर बाद में हम उसे सर्टोली सेल से निकाल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ला देते हैं। इस सर्टोली सेल से निकालने की प्रोसेस को, इसको बीच में लाने के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। इस पर भी सवाल आ सकता है।
डन बेटा। तो ये हुआ अगला टॉपिक, इनफर्टिलिटी, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं इंटरकोर्स करने के बावजूद, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब क्या क्या करोगे, अगर आप गैमीट दे रहे हो, गैमीट इंट्राफेलोपियन, अगर आप गैमीट नहीं बना पा रहे हो तो गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। अगर मान लो एक भी क्वेश्चन ऐसा आता है कि अगर किसी फीमेल में हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है तो हम क्या करेंगे, तो एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है बेटा, तो उसके लिए करते हैं, इसके लिए करते हैं इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट या स्लैश एम्ब्रियो, ध्यान से सुनिएगा। तो जाइगोट ही हम फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते। जाइगोट अगर 2 से 8 ब्लास्टोमियर वाला हो जाता है उसे हम देते हैं किसमें, आपका फेलोपियन ट्यूब में देते हैं। जाइगोट नहीं दिया जाता, जाइगोट को थोड़ा और आगे डिवाइड किया जाता है, फिर आपके फेलोपियन ट्यूब में दिया जाता है। इसे कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराते हैं, अगर मान लीजिए नहीं है, मेल और फीमेल गैमेट नहीं बना पा रहे तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराइए, उसको थोड़ा डिवाइड करिए, उसके बाद जिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं अगर किसी की फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अगर मान लीजिए गैमेट ही नहीं बनते तो गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर करिए। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करिए, अगर मेल पार्टनर का इरेक्शन डिसफंक्शन है, मेल पेनिस इरेक्ट नहीं होता, तो भाई आप अगर बनता ही नहीं स्पर्म, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, कुछ भी बीमारी हो सकती है, तो आप उसका जो स्पर्म है बेटा वो डायरेक्टली यूट्रस में डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, आप ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली स्पर्म का इंजेक्शन दे सकते हैं। तो सब कुछ मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। अब बेटा एक्सेप्शन ऑफ मेंडल लॉ आपका आता ही आता है ना, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ये एग्जाम्पल है किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या ये कह सकते हो ये दोनों एक्सेप्शन है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का जो एक्सेप्शन है बेटा वो ये होता है। ठीक है, स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंटीराइनियम प्लांट पे किया गया था। कायदे से आप रेड और व्हाइट को मिक्स करते हो तो F1 में रेड ही बनना चाहिए, डोमिनेंट था, पर ऐसा नहीं हुआ। पिंक फ्लावर आए जो ये बताते थे कि भैया कैपिटल आर ने अपना काम किया, 50% पिगमेंट बनाए, पर स्मॉल आर तो नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए फ्लावर में सिर्फ क्या बना बेटा, फ्लावर में सिर्फ 50% रेड बना और आपका फ्लावर पिंक हो गया। तो सिर्फ इसमें क्या बना है बेटा, दिक्कत क्या हुई बेटा, दिक्कत ये हुई कि ये क्या है बेटा जी, ये है कैपिटल, ये क्या बना बेटा जी, ये है कैपिटल आर स्मॉल आर। जब ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है। अभी कैपिटल आर स्मॉल आर बना तो कैपिटल आर ने तो 50% काम किया, स्मॉल आर तो कुछ पिगमेंट बना ही नहीं सकता क्योंकि वो रेसेसिव है, तो पिंक फ्लावर बने। इसका रेशियो होता है बेटा 1:2:1। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से लॉ, कौन से फिनोमिना में जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। को डोमिनेंस में ऐसा होता है कि आपके आरबीसी में एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है। ठीक है, अब आपकी आरबीसी में दोनों एंटीजन एक्सप्रेस कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। जबकि क्या सीखा है, ये डोमिनेंट और रेसेसिव है तो डोमिनेंट एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव नहीं करेगा। तो ये बहुत आता है बेटा। कोडोमिनेंस का एग्जांपल जो आपका ए बी ब्लड ग्रुपिंग है ना, ए बी ब्लड ग्रुपिंग जो है एग्जांपल कोडोमिनेंस का, जबकि ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग एग्जांपल किसका, मल्टीपल एलिज्म का। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आता है, आई होप कि आप समझ गए हैं। चलिए अब आ जाइए, डन 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 बेटा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो मैंने पूरा डिटेल से लिखा, आप इसको पढ़ लेना, पीडीएफ में आपको अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा कि रेप्लिकेशन का जो मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है। इसका अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया था, तो ये दिया है बेटा जी आपका ये मीजल्सन एंड स्टाहल ने। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है बेटा, अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ये वाला बात किया था। ठीक है, ठीक है, मीजल्सन स्टाहल ने। और डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये किसने बताया था, बताओ, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेनी, ये अनइक्विवोकल प्रूफ है। ठीक है, अब ये हैवी नाइट्रोजन वाला है डीएनए, इसको हमने 20 मिनट बाद लाइट नाइट्रोजन में उगाया तो क्या बना, एक स्टैंड नया, एक स्टैंड पुराना बना। फिर 40 मिनट में बाद बनाया तो इन चारों को खोलो तो 2 रेड बनेंगे, 2 रेड बन गए, 2 इसके हरे हरे बनेंगे, 2 हरे हरे बन गए, और सबका एक नया स्टैंड जो है वो लाइट वाला बनेगा। ऐसे ही आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि बताइए 60 मिनट के बाद क्या होगा, इन सब स्टैंड को खोलना और सबका एक नया नया लाइट वाला बना देना। फिर तुम बताना कि कितने जो है N15 वाले बने हैं, कितने N14 N15 वाले बने हैं। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि कितने जो है N15 वाले बने हैं, कितने N14 N15 वाले बने, मतलब एक स्टैंड हैवी एक स्टैंड लाइट वाला बना, और कितने जो है वो सिर्फ N14 वाले बने, तो आपको बताना पड़ेगा परसेंटेज में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन प्रोसेस में क्या होता है बेटा जी, हमें एक नया स्ट्रैंड बनाना होता है। जब हमें नया स्ट्रैंड बनाना है तो हमें डीएनटीपीस चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए ना बेटा। तो न्यूक्लियोटाइड्स का बेटा यहाँ पे 2 रोल होता है, पहले तो ये नया डीएनए स्ट्रैंड बनाने का भी काम करते हैं और दूसरा ये एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन में होता है, ये बात याद रखिएगा। पर आपका पॉलीमरेज तभी काम कर पाएगा जब प्राइमर आएगा, तो बिना प्राइमर के पॉलीमराइजेशन नहीं शुरू हो सकता है।
अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट दोनों में होता है, जबकि प्रोकैरियोट में सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस के अंदर होता है। कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा नहीं होता पूरा एक बार में खोल दिया, सेगमेंट वाइज होता है। जिस सेगमेंट में हो रहा है उसे हम रेप्लिकॉन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, प्रोकैरियोट का बहुत फास्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ से डीएनए को काट दिया तो ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बना और ये एक रेप्लिकेशन फोर्क बना। अब हम ये वाला पोर्शन जो है वो देख रहे हैं। जब आप डीएनए को खोलते हैं तो खोलने के लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? हेलिकेज। आपका डीएनए वापस से डबल स्टैंडर्ड नहीं हो जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। जब आप डीएनए को खोलते जाते हैं तो पीछे स्ट्रेस बनता है, स्ट्रेस ना बने टोपोआइसोमरेज। ठीक है, अब ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या काम होता है। अब जैसे ही मैंने आपको क्या बोला कि हमेशा जो प्राइमर की डायरेक्शन है वो 5' to 3' डायरेक्शन होती है और पॉलीमराइजेशन भी 5' to 3' डायरेक्शन में होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पॉलीमरेज एंजाइम काम ही नहीं कर सकता अगर प्राइमर ऐड नहीं होगा। प्राइमर ऐड होगा फिर पॉलीमरेज एंजाइम आएगा और नया स्टैंड डीएनए जो है वो बनता जाएगा। हेलिकेज देखो डीएनए खोल रहा है, ये वाली कहानी हो गई यहाँ की। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्टैंड क्या है बेटा? 3' to 5' है। हमारा पॉलीमराइजेशन इसी डायरेक्शन में हो सकता है तो यहाँ पर आपका प्राइमर यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, 5' to 3' हो सकता है। अगर यहाँ ऐड कर दोगे प्राइमर तो फिर तो डायरेक्शन सेम हो जाएगी ना। ये 5' to 3' है, देखो यहाँ पे प्राइमर ऐड किया तो ये 5' to 3' हो गया। ये क्या गड़बड़ है? ये तो नहीं हो सकता बेटा जी, कितना बुरा लिखा है मैंने। देखो जैसे कि मैं क्या समझा रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। जैसे ये डीएनए मान लो अगर ये 3' है ये 5' है तो प्राइमर हमेशा कौन से डायरेक्शन में ऐड होता है? प्राइमर हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में होता है। ये ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, ये तो गलत है। इसलिए हम लोग प्राइमर कहाँ ऐड कर रहे हैं बेटा? यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से आपका जो डीएनए बनेगा बेटा वो इस तरीके से सेगमेंट वाइज बनेगा। इन स्ट्रैंड्स को, ये जो स्ट्रैंड बन रहे हैं विदाउट प्राइमर, इनको कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट 15 से 20 न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है। फिर उसके बाद लास्ट में आओगे तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्राइमर को हटा देगा और आप इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ लोगे बाय द हेल्प ऑफ द लाइगेज। तो कृपया करके इनको आपको याद रखना है, डीएनए एप्लीकेशन में से क्वेश्चन आ सकता है। नाउ वी आर मूविंग टू द एडेप्टिव रेडिएशन। आप किसी एक जगह पे थे, फिर आप अलग अलग जगह पर चले गए और उसके हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी नीड के हिसाब से आपने ऑर्गन्स को डेवलप कर दिया। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है आपको समझिए। किसी एक पर्टिकुलर कॉमन एंसेस्टर के थे पर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आप अलग अलग जगहों पे चले गए और आपने ऑर्गन्स में चेंजेस कर लिए, पर आपका ओरिजिन सेम है पर फंक्शन डिफरेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड एज होमोलॉगी। इसे क्या कहते हैं? होमोलॉगी। जैसे कि आपके ऑस्ट्रेलिया में 2 रेडिएशन चल रही थी। एक क्या हुआ? मार्सुपियल रेडिएशन। कॉमन एंसेस्टर से आपने टैस्मियन वुल्फ, टाइगर कैट, बैंडेड एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, वोम्बैट, बैंडिकूट, कोयला, मार्सुपियल मोल, शुगर ग्लाइडर बना दिया है ना। इसका एग्जांपल है शुगर खा के, ठीक है, शुगर खा के, टशन दिखा के, बैंडेड लगा के, मासू कंगारू के वोम को कूट के, कोयल बोले मरमोड़े। तो ये आपको याद करना है कि ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल रेडिएशन चल रही थी और जब मार्सुपियल रेडिएशन कॉमन एंसेस्टर था, ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग जगहों पर आप गए, वहां का अकॉर्डिंग एनवायरमेंट आपने झेला और जब आपने एनवायरमेंट झेला तो उस हिसाब से नई नीड पैदा हुई और आपने नए स्ट्रक्चर, नए फंक्शंस डेवलप कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जी, जैसे कि आप समझो कि जैसे ऑस्ट्रेलियन रेडिएशन चल रही थी तो उसी जैसे ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल रेडिएशन चल रही थी, वहीं पे प्लेसेंटा भी डेवलप हो रहे थे, प्लेसेंटल मैमल भी। रैबिट, मोल, फ्लाइंग स्क्विरल, माउस, वुल्फ, बॉब कैट, एंटीटर, डियर, ब्राउन बियर, लीमर। इसका जिंगल्स देख लो भैया, याद कर लेना। बॉबी एंटी डियर माउस को ले जाओ, ब्राउन बियर पियो तो रैबिट फ्लाई करके वाह वाह बोले, कहे मेरे मोले। तो बॉब कैट, बैंडेड एंटीटर, ठीक है, डियर, माउस, लीमर, ब्राउन बियर, रैबिट, फ्लाइंग स्क्विरल, वुल्फ, मोल, ये सब एग्जाम्पल है प्लेसेंटल मैमल के जो कि ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो रहे थे। तो अडैप्टिव रेडिएशन हमको ये बताती है, जैसे कि डार्विन फिंचेस, एग्जाम्पल ऑफ द अडैप्टिव रेडिएशन, ये आएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ये बनता है जो कि इम्यून सप्रेसिव एजेंट है, साइक्रोमैसिस सेरेविसाई से इथाइल अल्कोहल बनता है, मोनास्कस परप्यूरियस से स्टैटिन बनता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, एसिटोबैक्टर एसिटाई से एसिटिक एसिड बनता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम से ब्यूटारिक एसिड बनता है, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बनता है, स्टेप्टोकोकस से स्टेप्टोकाइनेज बनता है जो कि क्लॉट बस्टर होता है। इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा जी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सीक्वेंस। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सीक्वेंस कि किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले सेल को तोड़कर अपना डीएनए बाहर निकालिए। फंगस सेल वॉल को तोड़ना है तो काइटिन आएगा, प्लांट सेल वॉल को तोड़ना है तो सेलुलोज आएगा, एनिमल सेल वॉल और बैक्टीरियल सेल वॉल को तोड़ना है तो बेटा जी लाइसोजाइम आएगा। आपका डीएनए निकलेगा, उसके बाद आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से आप अपने डीएनए को काटेंगे। जिस सीक्वेंस को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पहचानता है उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो राइट टू लेफ्ट और नीचे से लेफ्ट टू राइट पढ़ने में एक जैसा होता है। हमेशा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो स्टिकी एंड जनरेट करने वाला होना चाहिए, इसलिए वो सेंटर से अवे कट लगाता है।
उसके बाद आपने क्या किया, वेक्टर को भी, जिसमें आपको डीएनए का पीस ठूसना है और मल्टीपल कॉपी बनाना है, उसको भी उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटिए जिससे आप अपना डीएनए का पीस, मेन डीएनए से अपना पीस काट के निकाल रहे हो। दोनों में गैप जनरेट हुआ, दोनों को ले जाकर जोड़ दो बाय द हेल्प ऑफ द लाइकेज। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कौन सा बॉन्ड कट कर रहे हो, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कट कर रहे हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेमिंग आपको पता ही है किस तरीके से, जीनस, स्पीशीज, स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ये बात कृपया करके सारे बच्चे याद रखेंगे। तो देखिए ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, क्लियर। उसके बाद उसको प्लाज्मिड में आप लगाइए, इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। उसके बाद आप एक होस्ट सेल लीजिए, उसमें डाल दीजिए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। अब प्लाज्मिड आपके डीएनए के पीस को बार बार डिवाइड करेगा, दिस इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। क्लोनिंग के लिए आपको स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करनी है। डन बेटा, क्लियर है बेटा, यहाँ तक की बात सारे बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। PBR 322 के बारे में जरूर याद रख लीजिएगा, इनका सीक्वेंस आता है, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से लिखी है, याद रखना, ठीक है। एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि क्या सेलेक्टेबल मार्कर होना जरूरी है, यस। तो सेलेक्टेबल मार्कर PBR 322 के पास दो हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमको ये पता लगाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ये पता लगाता है कि रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। अब बीटी कॉटन का मैकेनिज्म कृपया करके सब लोग याद रखिएगा कि देखिए Cry1A-AC एंड Cry2AB, बैसिलस thuringiensis के ये जीन को हम निकालते हैं, प्लांट के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग से डाल देते हैं। अब वो प्लांट को इंसेक्ट खाता है और वो मर जाता है। कौन सा प्लांट मरता है, कॉटन बॉलवर्म। ऐसे होता है Cry1AB। Cry1AB किस इंसेक्ट को मारने के लिए जीन होता है, कॉर्न बोरर। मारता कैसे है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हमने क्या किया है, ध्यान समझ रहे हो ना। तो हमने क्या किया, बैसिलस thuringiensis से क्राई जीन निकाला, टीआई प्लाज्मिड प्लांट में जीन ट्रांसफर करने के लिए होता है, उसके साथ फिट किया। फिट करने के बाद इसको हमने एक सेल, प्लांट सेल के अंदर डाला। आपके पास एक भी प्लांट सेल रिकॉम्बिनेंट वाली आ गई तो टोटीपोटेंसी से नया प्लांट बना लिया। इस तरीके से पूरे खेत में ऐसे डले हैं। इस प्लांट को किसने खा लिया, आपके इंसेक्ट ने खा लिया। मान लो Cry1AC वाला जीन है तो कौन खाएगा, कॉटन बॉलवर्म खाएगा। इसने खाया, इसके जो है मिडगट में जाके एल्कलाइन पीएच मिलते हैं, इसके टॉक्सिन एक्टिव हो गए। उसके बाद इसकी जो है गट में आगे जाके बाइंड हो गए। उसके बाद गट में छेद कर दिए, गट में पानी भरने लगा, गट स्वेल हुई और बर्स्ट हो गई। तो आपका इंसेक्ट भूख से मर जाता है क्योंकि इंटेस्टाइन जो है बर्स्ट हो गई। इंसुलिन बेटा याद रखना है कि आपके इंसुलिन में 3 पार्ट होते हैं, ABC, जिसमें से C वाला पार्ट आपके काम का नहीं है। तो आपने आपकी सेल C पार्ट को हटा के A और B को जोड़कर मैच्योर इंसुलिन बना लेती है। तो ऐसा हम बाहर नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरिया थोड़ी करेगा कि C को हटाए और A और B को जोड़ दे। तो हमारी बॉडी में तो आप एली लिली कंपनी थी 1983 में, अमेरिकन कंपनी, उसने A पेप्टाइड को जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक अलग बैक्टीरिया में, B पेप्टाइड को अलग बैक्टीरिया में उगाया, लैब में लेके गए और डाइसल्फाइड ब्रिज जो है वो बना दिया, ठीक है। स्किड मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैंने पहले वाले में बता दिया। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, दोनों को फायदा म्यूचुअलिज्म, दोनों को घाटा कॉम्पिटिशन, एक को फायदा दूसरे को नुकसान प्रेडेशन, एक को फायदा दूसरे को नुकसान पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, एक को फायदा दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, एमेंसलिज्म, एक को फायदा, एक को घाटा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रेडेशन ये जो है आपको पता होने चाहिए हैं बेटा, एग्जाम्पल भी आपको याद होने चाहिए हैं। इंटरेक्शन से एक सवाल जो है डेफिनेटली शानदार जबरदस्त तरीके से आएगा। एल्गी, पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफाइस ग्रीन एल्गी में AB। स्टोर्ड फूड है स्टार्च, सेल वॉल है सेल्यूलोज। 2 से 8 फ्लैजिला होते हैं, वो भी इक्वल। और क्या इंपॉर्टेंट है, फियोफाइसी। ब्राउन एल्गी, कौन सा पिगमेंट है बेटा, क्लोरोफिल AC। फ्यूकोजेंथिन पाया जाता है जिसकी वजह से ब्राउन दिखाई देता है। कौन सा स्टोर्ड फूड है बेटा, मैनीटॉल और लेमिनेरिन स्टार्च। सेल वॉल किसकी, सेलुलोज एनर्जिन, चिपचिपा मटेरियल है। फ्लैजिला है पर अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट रोडोफाइसी, रेड एल्गी, रेड एल्गी में AD होता है, ठीक है। फ्लोरिडियन स्टार्च है लेमिनेरिन की जगह, सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, पॉलीसल्फेट ईस्टर है, और इनके में फ्लैजिला नहीं होता। ये जो है कहानी ही अलग है। ये है ग्रीन एल्गी बेटा जी, इनका नाम है वॉल्वॉक्स और इनका नाम है बेटा जी यूलोथ्रिक्स। ये है ब्राउन एल्गी जिनका नाम है बेटा जी लेमिनेरिया, इनका नाम है फ्यूकस और इनका नाम है डिक्टियोटा। ये है रेड एल्गी बेटा पोरफायरा और इनका नाम आपको मुझे बताना है क्या है, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखने बेटा जी, एल्गी का क्वेश्चन आएगा 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 आएगा, उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी आ सकती है। ब्रायोफाइट में ये है बेटा जी मार्केंशिया। इसमें क्या होता है, ये लेटे हुए ब्रायोफाइट्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे ऐसे राइजोइड्स बनते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्या बनता है, इसमें गेमिटोफाइट जो होता है वो हरे कलर का होता है, स्पोरोफाइट व्हाइट कलर का होता है। स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गेमिटोफाइट के ऊपर, ठीक है।
समझ में आई बात। मॉसेस थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, मॉसेस थोड़े से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। ये है स्फैग्नम, पीट मॉस, और ये है आपका फ्यूनेरिया। इसमें कैप्सूल होता है, इसमें स्पोर बनते हैं, ये स्पोर नीचे गिरते हैं, ये स्पोर जर्मिनेट होकर एक छोटा सा गेमिटोफाइट बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा जी, जिसे हम प्रोटोनिमा कहते हैं। फिर उस प्रोटोनिमा में छोटे छोटे बर्ड बनते हैं, फिर वो बर्ड नीचे गिरते हैं और जाके नया ब्रायोफाइट बना लेते हैं। ऐसे ही गैमा कप किस में बनता है? गैमा कप बनता है इसमें। गैमा कप छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। गैमा कप, ये देखो गैमा कप आपके इसमें बनता है तुम्हारे लिवर वर्ड्स में, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा जी, आ जाओ बेटा। तो ये आपको याद रखना है एनिमल किंगडम का। अगर आपने ये टेबल अभी तक नहीं पढ़ा है, आपके पास आखिरी समय है, कृपया करके पढ़ लीजिए। इसमें से +4 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन तय है बेटा, एक क्वेश्चन तय है इसमें से, इस वाले में से, और एक एग्जाम्पल में से तय है। तो ये बोलोगे मैम इसमें तो सारा ही कंप्लीट हो गया, तो पढ़ लो ना। अगर एक टेबल से पूरी कहानी बन रही है तो पढ़ लीजिए बेटा, क्या ही दिक्कत है इसमें, है ना। पढ़ लीजिए बेटा, क्या ही दिक्कत है। देखो प्लेटेहेल्मिन्थ से सारे ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, प्रोटीफेरा सेलुलर है, सिलेंड्रेटा टिश्यू है, टिनोफोरा भी टिश्यू है। यहाँ ये 2 रेडियल हैं, बाकी सब बायलेटरल हैं, जिसमें से एकाइनोडर्मेटा एक और रेडियल है। फिर देखो बेटा जी सीलोम इसमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें भी एब्सेंट है, इसमें सीडोसिलोमेट, बाकी सब में सिलोमेट है। सेगमेंटेशन बेटा एनेलिडा से सब में है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा जी प्लेटेहेल्मिन्थ में इनकम्प्लीट है, पॉरीफेरा में होता नहीं, बाकी सब में कंप्लीट है। सर्कुलेटरी सिस्टम किसी में नहीं होता, एनेलिडा में प्रेजेंट है, वो भी क्लोज है एनेलिडा में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके में एब्सेंट है, ऑर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है, और एनेलिडा में भी कैसे होता है? मॉइस्ट क्यूटिकल से। और ऑर्थ्रोपोडा में कैसे होता है? ट्रैकियल सिस्टम से। बाकी सब में होता है, जैसे मोलस्का में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? इकाइनोडर्मेटा में वैसे तो कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन है नहीं उसके में, पर पानी के माध्यम से हो सकता है। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है? गिल्स होते हैं। कॉर्डेटा में बेटा जी लंग्स हो सकता है, स्किन हो सकता है, बकोफेरिंजियल कैविटी होती है। अब बेटा ये वेलवेट पेटल जो है वो मार्जिन ओवरलैप नहीं करेगी। वेलवेटी क्या होती है? कैलोट्रोपिस की लीफ। ट्विस्टेड में मार्जिन ओवरलैप करेगी रेगुलर मैनर में। चाइना की लेडीज जो होती है बड़ी ही ट्विस्टेड होती हैं। चाइना लेडी फिंगर कॉटन के कपड़े पहनती, इम्ब्रिकेटेड, रेगुलर आईसीजी से याद करती हूँ मैं, आईसीजी से इसको, ठीक है। इररेगुलर मैनर में ओवरलैपिंग है पेटल्स की। इसका एग्जांपल है बेटा इम्ब्रिकेटेड, केशिया और गुलमोहर। वैक्सिलरी का एग्जांपल है पी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा मोनोकॉट का स्ट्रक्चर, कृपया करके याद रख लीजिए। मोनोकॉट स्ट्रक्चर जो है ये आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डाइकॉट रूट में मैंने आपको क्या सिखाया है कि जो आपके वो होंगे, ध्यान से सुनिए, इधर आ जाइए, है ना। तो वेस्कुलर बंडल 2 से 4 होते हैं, जबकि मोनोकॉट रूट में से ज़्यादा होते हैं। इसमें पिथ आपको दिखाई नहीं देता मोनोकॉट रूट में, डाइकॉट रूट में, जबकि मोनोकॉट रूट में आपको दिखाई देगा। इसमें और क्या चीज़ होती है बेटा, और क्या चीज़ होती है? पहली साइकिल में क्या होता है? पहली साइकिल में चलो इसका स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं ना। ओके, आई एम हैविंग द स्ट्रक्चर। ओके, डाइकॉट रूट में देखिए एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है, ध्यान से देखिए। एंडोडर्मिस में क्या होती है? बैरल शेप की सेल्स होती हैं, है ना। यहाँ पर क्या पाया जाता है? सुबेरिन। इसको क्या कहते हैं बच्चों, बताइए जल्दी से? कैस्पियन स्ट्रिप। तो यहाँ पर स्पेशल चैनल के थ्रू ही पानी अंदर आएगा, पढ़ा आप लोगों ने। रूट हेयर पाए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आप देखो कि रेडियल मैनर में वेस्कुलर बंडल अटैच होंगे। एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च मतलब प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर की, प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट बेटा जी ये है आपकी मोनोकॉट रूट में सब कुछ वैसा ही है, बस वेस्कुलर बंडल का नंबर जो है वो ज़्यादा है, मोर देन 6 होता है। इसमें आपको क्या नहीं दिखाई देगी? कैस्पियन स्ट्रिप नहीं दिखाई देती है, बाकी सब वैसा ही होता है, पिथ दिखाई देता है। डाइकॉट स्टेम का इंपॉर्टेंट है डायग्राम। इसमें क्या होता है? प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर। ये है एंडार्च कंडीशन। इसके वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, मतलब बीच में कैम्बियम पाया जाता है, जिससे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। यहाँ पर बेटा जी देखो, यहाँ पे कैस्पियन स्ट्रिप नहीं है, पर यहाँ पर इनके एंडोडर्मिस में क्या होता है बेटा जी? स्टार्च की शीट होती है। इनमें ट्राइकोम होता है आपके उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। मोनोकॉट डाइकॉट लीफ में अंतर याद होना चाहिए बेटा। तो मतलब कुल मिला के इसमें पूरे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना चाहिए। इसमें से मुझे लगता है कि आपको स्टेम में से और लीफ में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं, करके जाने ही जाने बेटा जी। मियोसिस से आपको सवाल आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो इसमें से एक और टॉपिक आपको ऐड करना है, दैट इज द मियोसिस। तो ये हो गया कुछ ही मिनटों में आपके टोटल 100 मार्क्स बेटा जी। इससे ये टॉपिक अगर इतने जितने मैंने बताए, इस पीडीएफ को तुम पढ़ लो, साथ में मियोसिस ऐड कर लो, 100 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भिजवा रही हूँ, जाके पढ़ लेना। थैंक यू सो मच बच्चे, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।